हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान दीप में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका जो पढ़ना है तात्या टोपे, ज्योतिराव फुले, चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक। ये 4 टॉपिक है जिसको आज कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तात्या टोपे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि नासिक जिले के येओला में स्थित सेना नायक तात्या टोपे के राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण पर 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। इस राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण पर केंद्र सरकार ने अनुमानित लागत की 75% धनराशि के लिए मंजूरी दे दी है तथा शेष लागत राशि को राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। आइए पृष्ठभूमि देखते हैं। कुछ समय पूर्व बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें येओला तालुका में स्वीकृत तात्या टोपे के राष्ट्रीय स्मारक को नासिक जिले में ही अन्य स्थान येओला तहसील के अंगड़ा गांव में स्थानांतरित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि इस स्मारक का निर्माण कार्य 50% पहले ही पूरा हो चुका है। इस आधार पर न्यायालय ने देर से याचिका दायर करने के कारण अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। आइए देखते हैं तात्या टोपे के बारे में। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। यह सन 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी तथा सेनानायकों में से एक थे। इनका जन्म वर्ष 1814 में नासिक महाराष्ट्र में हुआ था तथा ये पांडुरंग राव टोपे एवं उनकी पत्नी रुक्माबाई के इकलौते पुत्र थे। तात्या टोपे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहिब के अंतरंग मित्र तथा दाहिना हाथ थे। मई 1897 में तात्या टोपे ने कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने जनरल विंडहम के ग्वालियर शहर से पीछे हटने पर विवश कर दिया। उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा करने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का साथ दिया। 6 दिसंबर 1857 को सर कॉलिन कैंपबेल ने तात्या टोपे को पराजित किया तथा 8 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में जनरल मीड के शिविर में फांसी दी गई थी। तो फ्रेंड्स, अब इससे प्रीलिम्स के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये देख लेते हैं। पहला क्या दिया? 1857 के विद्रोह से जुड़ी प्रसिद्ध हस्तियाँ, विद्रोह के कारण और प्रभाव, नाना साहब के बारे में, विलय नीति क्या थी, विद्रोह के बारे में किसने क्या कहा। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद हैं आपके दूसरे चंद्रशेखर आज़ाद। इनका है आपका 23 जुलाई जन्मोत्सव। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को वर्तमान मध्य प्रदेश के भावस गांव अलीराजपुर जिले में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वर्ष 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के उपरांत चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA में सम्मिलित हो गए। वर्ष 1928 में HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के रूप में पुनर्गठित किया गया। वर्ष 1925 में हुई प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना काकोरी
काकोरी षड्यंत्र में आज़ाद ने भाग लिया था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के आज़ाद पार्क में उनका निधन हो गया। इसके अतिरिक्त चंद्रशेखर आज़ाद वर्ष 1926 में वायसराय को ट्रेन को विस्फोट से उड़ाने के प्रयास तथा 1928 में जेपी सैंडर्स हत्याकांड में सम्मिलित थे। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। इन्हें आज़ाद क्यों कहा जाता है? चंद्रशेखर को 15 वर्ष की अल्पावस्था में असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने पर इन्होंने गर्व से अपना नाम आज़ाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्र तथा निवास स्थान जेल बताया। उस समय इन्हें आज़ाद के नाम से जाने लगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। ये आपका तीसरा जो कि आपके बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म हुआ था आपका 23 जुलाई को। और प्रमुख बिंदु क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा की प्रसिद्ध उद्घोषणा की। इस नारे में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा तथा उनके अनुयायियों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है लोगों द्वारा सम्मानित। इनकी विचारधारा क्या थी? तो आइए देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक वर्ष 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। शीघ्र ही उन्होंने पार्टी के स्वशासन पर उदारवादी दृष्टिकोण का प्रबल विरोध आरंभ कर दिया। इनके अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ साधारण संवैधानिक आंदोलन व्यर्थ है। इसके उपरांत वह प्रमुख कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के विरुद्ध खड़े हो गए। वह अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए एक सशस्त्र विद्रोह के पक्षधर थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पश्चात तिलक ने स्वदेशी आंदोलन तथा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का पूर्णतः समर्थन किया। दृष्टिकोण में इस बुनियादी विभिन्नता के कारण तिलक और उनके समर्थकों को कांग्रेस के चरमपंथी गुट के रूप में जाना जाने लगा। तिलक के प्रयासों को बंगाल के राष्ट्रवादी बिपिन चंद्र पाल तथा पंजाब के लाला लाजपत राय ने समर्थन दिया। वह एक महान सुधारक थे और उन्होंने जीवन पर्यंत महिला शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किए। तिलक ने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती पर भव्य समारोह का आरंभ किया। इन समारोहों के माध्यम से उन्होंने समस्त भारतीयों में एकता तथा राष्ट्रवादी भावना का जागृत करने की परिकल्पना की। भी है आपका विरोध और कारावास, इसके बारे में देखते हैं। तिलक ने पुणे तथा आसपास के क्षेत्रों में फैली प्लेग महामारी के दौरान ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रवैये के विरोध में अपने समाचार पत्रों में उत्तेजनात्मक लेख लिखे। इनके लेखों से प्रेरित होकर चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या को अंजाम दिया। परिणाम स्वरूप तिलक को हत्या के लिए भड़काने तथा राजद्रोह के आरोप में 18 महीने के कारावास की सजा दी गई। तिलक ने वर्ष 1908 में युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुख्य
प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयासों का खुलकर समर्थन किया। कारावास के दौरान इन्होंने लिखना जारी रखा। इस अवधि में इनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य की रचना की गई। तिलक और ऑल इंडिया होम रूल लीग। अपने राष्ट्रवादी साथियों को पुनः एकत्र करने के उद्देश्य से तिलक ने वर्ष 1916 में जोसेफ बैप्टिस्टा, एनी बेसेंट तथा मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। यह कांग्रेस में फिर से सम्मिलित हुए, परंतु विपरीत विचारधारा वाले गुटों के मध्य सामंजस्य नहीं बना सके। और ये आपका समाचार पत्र कौन कौन से थे इनके, आइए देखते हैं। राष्ट्रवादी लक्ष्यों को समर्पित बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्रों मराठा अंग्रेजी तथा केसरी मराठी का प्रकाशन किया। तिलक ने अकाल और प्लेग महामारी के प्रकोप तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा अकाल राहत कोष के संदर्भ में उदासीनता तथा गैर जिम्मेदार रवैये से निडरतापूर्वक रिपोर्ट्स प्रकाशित की। और इनकी शिक्षा क्या थी? बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी द्वारा माध्यमिक शिक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए वर्ष 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई। तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित का अध्यापन कार्य किया। और नेक्स्ट चलते हैं ज्योतिराव फूले। 18वीं सदी के लगभग मध्य से वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय। तो इसमें हम देखेंगे आपके ज्योतिराव फूले को। आइए इनके संदर्भ में स्टार्ट करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिराव फूले ऋण माफी योजना के तहत कुल पात्र किसानों में से 83% किसानों का ऋण माफ कर दिया है। इस योजना के तहत 17,646 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। योजना के प्रमुख बिंदु। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिराव फूले ऋण माफी योजना की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों के 2 लाख रुपए तक के फसली ऋण को माफ करना था। ऋण माफी की अवधि। इस ऋण के लिए 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के मध्य लिया गया हो तथा जिसे 30 सितंबर 2019 तक चुकाया नहीं गया है। महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में। इनका जन्म वर्ष 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। फूले को महात्मा की उपाधि महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा 11 मई 1888 को प्रदान की गई थी। चलते हैं आगे और देखते हैं कि सामाजिक सुधार और महत्वपूर्ण योगदान उनका क्या था। महात्मा ज्योतिराव फूले का कार्य मुख्य रूप से अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन, महिलाओं की मुक्ति और सशक्तिकरण, हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार से संबंधित है। इन्हें अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ भारत में महिलाओं की शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। यह दंपति पुणे, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए अगस्त 1848 में भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोलने वाले पहले भारतीय थे। इसके बाद फूले दंपति ने महार और मंग जैसी अछूत जातियों के बच्चों के लिए स्कूल आरंभ किए। वर्ष 1863 में ज्योतिबा फूले ने गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु एक गृह का आरंभ किया।
उन्होंने शिशु हत्या से बचाव के लिए एक अनाथालय खोला। इस संबंध में उन्हें दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए अनाथालय शुरू करने वाला पहला हिंदू माना जाता है। वर्ष 1868 में ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया, जिससे उनकी सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व का भावना प्रदर्शित होती है। इसके साथ ही सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की शुरुआत की। वर्ष 1873 में फूले ने दलित वर्गों के अधिकारों हेतु जाति व्यवस्था की निंदा करने तथा तर्क संगत विचारधारा का प्रयास करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध रचनाएं। तृतीय रत्न 1855, गुलामगिरी 1873, शेतकऱ्याचा आसूड या कल्टीवेटर व्हीप कार्ड 1881, सत्यशोधक समाजोत्कल, मंगलाष्टक, सर्वपूजा विधि 1887। तो ये थे इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ से प्रीलिम का क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका पहला महात्मा फूले का महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उन्हें फूले की उपाधि किसने दी, ये भी था आपका सत्यशोधक समाज का उद्देश्य। और किस राज्य ने ज्योतिराव फूले पर एक योजना शुरू की है और यह किससे संबंधित है, और सावित्रीबाई फूले का उल्लेखनीय योगदान। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।